सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। हेड नर्स, क्या ये तुम्हारा रहस्यमयी बॉयफ्रेंड है? जिस नर्स ने जेली बीन्स उठाई थी, वह इसमें शामिल मुख्य लोगों से कहीं ज्यादा उत्साहित थी और उसने तो आरव यादव को अंगूठा दिखाकर थम्स अप भी दिया। वह तो एक पुलिस ऑफिसर है, मुझे बहुत जलन हो रही है। अनिका पटेल ने उसे घूरकर देखा और चुप रही। मिस अनिका पटेल, भले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, मैं हार नहीं मानूंगा। कपिल पांडे अधिक था, मैं अपनी खुशी पाने के लिए और भी कड़ी मेहनत करूंगा और मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरता। वह आरव यादव की ओर मुड़ा। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा और मिस अनिका पटेल के लिए बराबरी का मुकाबला करूंगा। बराबरी का सत्यानाश! आरव यादव चिल्लाया, किस लिए? अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो हम अभी कर सकते हैं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आओ, तुम्हें मुकाबला करना है ना? आरव यादव ने अपनी आस्तीनें ऊपर चाई और पास खड़ी नर्स से कहा, क्या तुम 2 सर्जिकल ब्लेड और 2 बड़े मापने वाले कप ला सकती हो? हम अपनी कलाइयां काटेंगे और अपना खून इकट्ठा करेंगे, जिसका खून ज्यादा होगा वही जीतेगा, ठीक है? कर क्या? कपिल पांडे एक नाजुक अमीर लड़का था। उसने भला कभी ऐसे मुकाबले के बारे में सुना था जिसमें जान दांव पर लगी हो? वह हक्का बक्का रह गया। आह, ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह नर्स तो जैसे और भी हंगामे की फिराक में थी और वह सच में सामान लेने के लिए तैयार हो गई। तुम सच में ये सब लाने जा रही हो? इस बार आमतौर पर शांत रहने वाली अनिका पटेल खुद को रोक नहीं पाए और उस नर्स को डांटते हुए चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? क्या तुम सब पागल हो गए हो? जाओ और अपना काम करो। अनिका पटेल के गुस्से को देखकर नर्सें और कुछ डॉक्टर वहां से चले गए। हम बिल्डिंग से कूदने का मुकाबला भी कर सकते हैं। आरव यादव ने बात जारी रखी और खिड़की की ओर इशारा किया। हम दूसरी मंजिल से शुरू करेंगे और हर बार एक मंजिल ऊपर जाकर तब तक कूदेंगे जब तक कि हम में से कोई मर न जाए या अपाहिज न हो जाए। जो सबसे ऊंची मंजिल से कूदेगा वही विजेता होगा, ठीक है? चलो। इसके साथ ही आरव यादव ने कपिल पांडे का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, जैसे वह सच में उसे बिल्डिंग से कुदाने जा रहा हो। कपिल पांडे का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने पैसों के दम पर मुकाबला करने का सोचा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी जान की बाजी लगा देगा। अनिका पटेल भी दहशत में थी। वह आरव यादव को खींच रही थी और उसे रोकना चाहती थी, हालांकि आरव यादव दृढ़ था और कपिल पांडे को सीधे गलियारे तक खींच ले गया। कपिल पांडे का सारा उत्साह और साहस आरव यादव ने मिट्टी में मिला दिया था। वह संघर्ष करके आरव यादव की पकड़ से छुड़ाकर भागा और चिल्लाया, छोटे सिपाही, बस तुम इंतजार करो, मैं इस मामले को यही नहीं छोड़ूंगा। मैं मिस अनिका पटेल का पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगा, बस देखते जाओ। उसकी आवाज तब तक धीमी हो गई जब तक वह दूर नहीं भाग गया। कपिल पांडे के जाने के बाद अनिका पटेल ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसने जल्दी से अपनी दवा की ट्रे दूसरी नर्स को थमाए और वहां से चली गई। हेड नर्स, इन सारे गुलाबों का क्या करें? एक नर्स ने पूछा। सफाई कर्मचारी को बुलाओ और इसे साफ करवाओ, अनिका पटेल ने कहा। नहीं, नर्स ने सहानुभूति जताते हुए कहा, ये महंगे गुलाब हैं, इन्हें फेंकना क्या दुखद नहीं होगा? क्यों न हम इन्हें मरीजों को दे दें? ठीक है, ये तुम पर छोड़ती हूँ। अनिका पटेल नर्स काउंटर पर कमजोरी के साथ झुक गई, जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हो। काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका नकली बॉयफ्रेंड आरव यादव अभी भी उसके बगल में खड़ा है। मुझे बहुत खेद है, ऑफिसर यादव। अनिका पटेल ने माफी मांगी, लेकिन उसने आरव यादव का सरनेम गलत बोल दिया था। आरव यादव। आरव थोड़ा निराश हुआ। उसने पूरे दिन अपनी जान पर खेलकर नाटक किया, लेकिन वह उसका सरनेम तक भूल गई थी। ओह, माफ करना ऑफिसर यादव। अनिका पटेल ने थकान के मारे अपने माथे को छुआ। मैं सच में माफी चाहती हूँ। मैंने कल रात ओवरटाइम शिफ्ट की थी और मेरा सिर चकरा रहा है। मैं आज तुम्हारी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि इस रायते को कैसे समेटती। आरव यादव ने मन ही मन सोचा, अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम इसे और बेहतर तरीके से खत्म करती। लेकिन उसे अपना नाटक जारी रखना था। कोई बात नहीं, मैं बस वहीं से गुजर रहा था। ये तो कुछ भी नहीं था। आरव यादव कपिल पांडे के बारे में और झूठी कहानियां बनाना चाहता था, लेकिन अनिका पटेल का थका हुआ चेहरा देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। ओह, तुमने कहा था कि तुम डॉक्टर से मिलने आए हो।
अनिका पटेल ने अचानक पूछा, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? मम्मा, आरव यादव ने अपने हाथ पैर देखे जो बिल्कुल ठीक लग रहे थे, तो उसे झूठ बोलना पड़ा। के तुमने गलत सुना, मैंने कहा था कि मैं किसी से मिलने आया हूँ, डॉक्टर को दिखाने नहीं। देखो, उसने अपने हाथों में पके फूलों की ओर इशारा किया, वरना मैं फूल क्यों लाता? हालांकि उन फूलों की सारी पंखुड़ियां झड़ चुकी थीं क्योंकि आरव ने उस गुलदस्ते से गुंडे को पीटा था। ओह, हमारे विभाग में क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? अनिका पटेल ने ईमानदारी से पूछा। ओह नहीं, आरव यादव का सिर चकरा रहा था और अब उसका मूड लड़की पटाने वाला नहीं रहा था। शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। मेरी दूसरी दादी ऊपर वाली मंजिल पर होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। फिर मिलते हैं। लेकिन ऊपर तो ऑपरेशन थिएटर है, अनिका पटेल ने भौहें सिकोड़ी। ओह, ऑपरेशन थिएटर। आरव घबरा रहा था, लेकिन उसने नाटक जारी रखा। आह, मेरे दिमाग को क्या हो गया है? मेरी दूसरी दादी का ऑपरेशन चल रहा है। शायद ऑपरेशन खत्म हो गया हो, मुझे जाना चाहिए। मम्मा, आज की मदद के लिए शुक्रिया। अनिका पटेल ने उसे शालीनता से विदा किया। भविष्य में अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। जरूर, जरूर, तुम भी। अगर वह अमीर लड़का तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। अनिका पटेल के सिर हिलाने के बाद आरव यादव आखिरकार राहत महसूस करते हुए अस्पताल से बाहर निकला। आरव के जाने के बाद एक महिला डॉक्टर ने अनिका पटेल से कहा, क्या वह मजाक कर रहा था? ऊपर तो स्त्री और प्रसूति रोग विभाग का ऑपरेशन रूम है, उसकी दूसरी दादी की उम्र क्या है? अनिका पटेल ने बिना कुछ कहे उसे देखा और थकान के मारे वहां से चली गई। दूसरी डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी, दूसरा बच्चा। कमाल है। अस्पताल छोड़ने के बाद आरव यादव को बेचैनी और मिलीजुली भावनाओं का एहसास हो रहा था। वह लड़की का पीछा करने गया था और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। संकट में फंसी युवती को बचाने के चक्कर में उसने युवती को और भी संकट में डाल दिया था। किस्मत से वह हाजिर-जवाब था और उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि उसने अनिका पटेल का दिल तो नहीं जीता, लेकिन उसने उसे खुद से नफरत करने पर भी मजबूर नहीं किया, तो अभी भी मौका था। अगली बार वह इतनी लापरवाही नहीं करेगा और एक फुल प्रूफ योजना लेकर आएगा। अस्पताल से निकलकर वह सीधे हुडा चौक गली की ओर चल दिया। वह सुनहरा लड़का और बाकी गुंडे पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे अस्पताल से काफी बड़ी रकम लेकर आए थे, लेकिन वे सब इस बात से चिंतित थे कि उनके चीफ की योजना बर्बाद हो गई है और शायद उन्हें फिर से थप्पड़ खाने पड़े। उन्होंने पैसे लेकर भागने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आरव यादव एक पुलिस अधिकारी था और उसके पास उनके सभी रिश्तेदारों की जानकारी थी। वे भागकर कहां जाते? वे बस पैसे पके हुए उस यमराज जासूस आरव यादव के आने का बेसब्री और डर के साथ इंतजार कर रहे थे। नेता के लिए 9 हिस्से, मजदूर के लिए 1, गलियों के नियम यही कहते हैं। हुडा चौक के एक शांत हिस्से के भीतर आरव यादव तथाकथित गलियों के नियमों का अपना ज्ञान बांट रहा था। मैं बॉस हूँ और तुम लोग मजदूर हो। सामान्य परिस्थितियों में मुझे 90% लेना चाहिए और तुम सबको 10%, लेकिन चूंकि यह हमारे साथ काम करने का पहला मौका था, इसलिए इसमें थोड़ी गुंजाइश है। तो अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं तुम लोगों को 20% दूंगा। लगभग 1,70,000 रुपये हैं, तो 20% करीब 30,000 रुपये होते हैं। आरव यादव ने नकद के 5 बंडल निकाले, फिर गंभीरता से आगे कहा, यहाँ 50,000 हैं, क्योंकि तुम 5 लोग हो तो इसे बांटना आसान होगा। बाकी के अतिरिक्त पैसों को मौज मस्ती के लिए समझ लो। तो कोई शिकायत? वह सुनहरे बालों वाला लड़का और उसके दोस्त दंग रह गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनकी पिटाई होने वाली है, लेकिन उस शैतान पुलिस अधिकारी ने न केवल उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें पैसे भी दिए थे। यह ऐसा था जैसे आसमान से पैसा गिर गया हो। वे शिकायत कैसे कर सकते थे? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पिछली बार आपने हमें 10,000 रुपये दिए थे और आज सुबह फिर से 2,000। सुनहरे बालों वाला लड़का बहुत आभारी था। मुझे लगता है कि आपको कुछ वापस रख लेना चाहिए। ये सच में बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, अन्य गुंडों ने अपने होंठ चबाए, लेकिन एक सुर में सहमत हुए। 30,000 रुपये ही काफी है, वह भी बहुत है। हमने वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं किया। चुप रहो। आरव यादव का चेहरा काला पड़ गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि ले लो तो ले लो। मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, अगर तुम लोग अब से मेरे पीछे चलोगे तो ऐसे और भी मौके मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि यह तुम लोगों की गलियों में अकेले घूमने से कहीं बेहतर होगा। जी जी जी।
सुनहरे बालों वाले लड़के ने जल्दी से कहा, हम सच में धन्य हो गए। अब से हम आपके पीछे चलेंगे बॉस। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बेझिझक हमें बुलाएं। हम बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी मुश्किल में आपके साथ चलेंगे। हाँ भाई, कृपया हम पर विश्वास करें। जैसे ही वे अपराधी बोले, वे सम्मान में घुटने टेकने के लिए तैयार थे। आरव यादव ने उन्हें जल्दी से रोका और चिल्लाया, ठीक है, इतनी तुच्छ चीजें मत करो। जब तुम लोगों के पास पैसा आ जाए तभी तुम वफादारी की बात कर सकते हो। मेरे साथ चलो और तुम्हें पछतावा नहीं होगा। उसने आगे कहा, लेकिन काम की बात पर वापस आते हैं, वह अमीर बच्चा कोई आसान निशाना नहीं है। अगर वह गंभीर हो गया तो वह तुम लोगों तक पहुंच सकता है। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि तुम लोगों को कहीं और चले जाना चाहिए। अपने गृहनगर वापस जाओ या कुछ और करो। जब तक सब कुछ शांत न हो जाए तब तक वापस मत आना। जी सब लोग, बॉस की बात सुनो। सभी गुंडों ने एक साथ सिर हिलाया। बेवकूफों, आरव यादव ने नोटों की एक गड्डी से सुनहरे बालों वाले लड़के के बालों पर थपकी मारी। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। अब से चाहे कोई भी हो, तुम किसी को नहीं बता सकते कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझ गए? मुझे बॉस बुला रहे हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ओह सही सही, सुनहरे बालों वाले लड़के ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम आपको बस पुलिस ऑफिसर भाई बुलाएं? फटाक, लड़के को चेहरे पर एक और थप्पड़ मिला और सब हंसने लगे। फिर आरव यादव के आदेश पर उन सभी ने पैसे बांटे और अपने अपने रास्ते चले गए। वापस जाते समय आरव यादव अनिका पटेल के बारे में सोचता रहा। किसी कारण से अपनी पुरानी प्रेमिका का पीछा करने की उसकी इच्छा पहले जितनी प्रबल नहीं थी। ऐसा उस अमीर बच्चे की वजह से नहीं था, और न ही इसलिए कि अनिका पटेल ने कहा था कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा कि इस दुनिया की अनिका पटेल और जिसे वह पहले जानता था, वे दोनों बिल्कुल अलग थीं। आरव यादव के साथ अपना जीवन बिताने वाली अनिका पटेल वह थी जो आत्मविश्वासी और साहसी थी और खुद पर विश्वास करती थी। एक बार जब उसने किसी चीज पर नजर टिका दी तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी किसी चीज पर पछतावा नहीं किया। जब आरव यादव उसके साथ था तो उसे महसूस होता था कि उसका पूरा जीवन अधिक रोमांचक है। वह खुद को वास्तव में जीवित महसूस करता था। लेकिन अनिका पटेल, जिसे उसने अभी देखा था, जो एक लीड नर्स थी, पूरी तरह से अलग थी। ये देखना आसान था कि इस अनिका पटेल को शोर शराबे से ज्यादा शांति पसंद थी, लगभग एक सुंदर फूल की तरह। भले ही वह सुंदर, सौम्य और शिष्ट थी, जो कि दुर्लभ है, आरव यादव को वैसी राजकुमारी टाइप की लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उसे अनिका पटेल का पीछा करने के अपने फैसले पर संदेह होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका चुनाव शुरू से ही गलत था? अभी की अनिका पटेल वैसी नहीं थी जिसके लिए वह पूरी तरह पागल था, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान आरव यादव, जो एक गैंगस्टर रह चुका था, उस मूल आरव यादव जैसा नहीं था जो एक पुलिस अधिकारी था। ऐसी जटिल भावनाओं के साथ आरव यादव ने सारा पैसा बैंक में जमा किया, फिर पुलिस स्टेशन लौट आया। दोपहर के 4 बज चुके थे। जब वह टीने के कार्यालय के गेट से अंदर गया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कार्यालय के भीतर जांचकर्ता इधर उधर दौड़ रहे थे और फोन लगातार बज रहे थे। क्या हो रहा है? आरव यादव ने व्हाइट बोर्ड पर एक नज़र डाली और देखा कि वह नई जानकारी से भरा हुआ था। बिना किसी संदेह के अपराध मामले की क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट को एक नया मामला मिल गया था। उसने व्हाइट बोर्ड की ओर बड़े कदम बढ़ाए। बीच में एक लाश की भयानक तस्वीर थी। शरीर फूला हुआ और पीला था, जिसे पहचानना भी मुश्किल था कि वह इंसान है। दाईं ओर पेन से शब्द लिखे थे, दिल्ली जल जलाशय में तैरती लाश। ओह, आरव यादव को याद आया। फॉरेंसिक विभाग की विभाग प्रमुख कंचन पाटिल ने कहा था कि दिल्ली जल जलाशय में एक लाश मिली है। ऐसा लग रहा था कि फॉरेंसिक विभाग द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद उन्होंने इसे हत्या का मामला मान लिया था और जांच कर रहे थे। दिल्ली जलाशय फ्लोटिंग कॉर्प्स केस। दिलचस्प। आरव यादव ने ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर सबूतों को देखा और उत्साहपूर्वक इस पर विचार किया। हे, यहाँ पैसे कमाने के और अवसर आ रहे हैं। अपराधी दया की भीख मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जासूसों के देवता यादव से तुम्हारा मिलना तय है। तुम्हारी गिरफ्तारी की गारंटी है। बस खुद को हथकड़ी पहनने और ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुहाहा। तुम आखिरकार वापस आ गए। आरव यादव को देखकर स्थानापन्न टीम लीडर नंदिनी साहा दस्तावेजों के एक बड़े ढेर के साथ जल्दी से आई। क्या तुम स्थानापन्न टीम लीडर के रूप में मेरे खिलाफ हो? मेरा काम का पहला दिन है और तुम गायब हो गए।
मैं अथर्व सिंह नहीं हूँ, इसलिए अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं सच में तुम्हें अनुपस्थित माफ कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आरव यादव जानता था कि नंदिनी साहा मजाक कर रही थी और जल्दी से बात में शामिल हो गया। आज मैं अस्पताल में अपनी दूसरी चाची को देखने गया था, साथ ही 100 कुछ हजार भी कमाए। ज्यादा चालाक मत बनो। नंदिनी साहा को जाहिर तौर पर उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने दूर एक ऑफिस डेस्क की ओर इशारा किया। ऊंचे अधिकारियों की तरफ से नए फोन आ गए हैं, तुम्हारा फोन नव्या शर्मा के पास है, इसका इस्तेमाल करना सीख लेना। यह कोई मजाक नहीं है, ठीक है? कम से कम समय में अपने फोन का उपयोग करना सीख लो। ये लो। उसने आरव यादव को एक पर्ची थमाई। ये गोपनीयता समझौता है, जल्दी से इस पर हस्ताक्षर करो। अब से सिग्नल नहीं है, मैसेज नहीं मिल सका, जैसी बकवास नहीं चलेगी। फोन का उपयोग करना अब कानून द्वारा लागू है। अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये सिर्फ सजा नहीं होगी, बल्कि कानूनी मुद्दा भी बन सकता है। ओह, ठीक है, ठीक है। आरव यादव ने बिना किसी परवाह के गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए, फिर जल्दी से व्हाइट बोर्ड की ओर इशारा किया। दीदी, क्या ये कोई नया मामला है? दिल्ली वाटर रिजर्वॉयर फ्लोटिंग कॉर्प्स केस, नाम काफी दमदार है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको मेरी कहीं जांच करने की जरूरत है? ओह, वह। नंदिनी साहा ने अपने होंठ सिकोड़े, फिर कुछ झिझक के साथ कहा, यादव, वह मामला, अभी उसकी चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और जरूरी काम है। बड़ी बहन। आरव यादव ने अपने हाथों में ट्रेनिंग नोटिस पका और फटी आंखों से नंदिनी साहा से पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या यह उस कमीने अथर्व सिंह की चाल है? क्या वह मुझे फिर से फंसाना चाहता है? तू मरना चाहता है क्या? नंदिनी साहा का गुस्सा आरव यादव से भी तेज था और वह तुरंत मशीन गन की तरह बरस पई। ये प्रमुख पुलिस अधिकारियों के लिए शहर स्तरीय ट्रेनिंग है। हर स्टेशन को केवल 3 सीटें मिलती हैं और हर कोई इसके लिए लड़ रहा है। तुझे वास्तव में लगता है कि यह कोई बोझ है? और अथर्व सिंह की बात क्या कर रहा है? तुझे पता है तुझे वह जगह दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? ये शुरू में टीम ए के देसाई को मिलने वाली थी, लेकिन वह अब नहीं जा सकता। बड़े अधिकारी इसे दूसरे विभागों को देना चाहते थे और मैं पागल हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने ये सीट टीम ए को नहीं दी तो मैं टीम लीडर के पद से इस्तीफा दे दूंगी। तभी वे सहमत हुए, समझे? तूने देखा नहीं, जब मैंने तेरा नाम नॉमिनेट किया तो अथर्व सिंह का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह विरोध करता रहा और कहता रहा कि चूंकि तुम अभी अभी एक पूर्णकालिक अधिकारी बने हो, हम तुम जैसे बच्चे को नहीं भेज सकते। उसके बाद मेरी उससे बहस हो गई। मैंने उससे बताया कि 2 बड़े मामले तुम्हारे द्वारा सुलझाए गए थे और अगर यह मौका किसी और को दिया गया तो बहुत विरोध होगा। इसी तरह तुम्हें ये ट्रेनिंग का अवसर मिला, लेकिन तू बस यही सोच सकता है कि दूसरे तुझे फंसाना चाहते हैं। लानत है, तू बिना किसी अपराधबोध के ऐसा कैसे कह सकता है? एहसान फरामोश लटके, अगर मुझे पता होता कि तू वास्तव में कैसा महसूस करता है तो मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करती। आरव यादव न केवल नंदिनी साहा की बात समझ गया, बल्कि उसने अपनी याददाश्त में प्रासंगिक जानकारी भी खोजी और जल्दी से पाया कि प्रमुख पुलिस अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग वास्तव में एक बहुत अच्छा अवसर था। केवल वे ही जो इस प्रशिक्षण से गुजरे थे, आउटस्टैंडिंग एजेंट ऑफ द ईयर के लिए विचार किए जाने के योग्य थे। हर साल क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एजेंट इस ट्रेनिंग को पाने के लिए हर तरह के तरीके आजमाते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग पैरवी करवाते थे या उपहार तक देते थे। आरव यादव अभी अभी पूर्णकालिक अधिकारी बना था, इसलिए तार्किक रूप से उसे यह मौका नहीं मिलता। लेकिन नंदिनी साहा ने जिद की और उसके लिए लड़ाई लड़ी। अब वह क्या कह सकता था? आरव यादव जल्दी से मुस्कुराया और माफी मांगी। नाराज मत होइए बड़ी बहन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कैसा रहेगा, चलिए आपके पति और बच्चों के साथ मंगोलियन मटन हॉटपॉट खाने चलते हैं और बिल मैं भरूंगा, क्या कहती हैं? ओह, रहने भी दो। नंदिनी साहा ने आरव यादव की ओर देखा। तुझे पता है मेरे पास अभी कितने केस हैं? इसके अलावा तू सिर्फ एक मंगोलियन हॉटपॉट से मेरी भरपाई करना चाहता है। तुझे पता है टीम बी ने किसे नॉमिनेट किया है? वसीम खान को। उसके सौतेले पिता सिटी ब्यूरो के फाइनेंस चीफ हैं। अगर मैंने तेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती तो तुझे ये सीट तब भी नहीं मिलती, चाहे तू 10 और बड़े मामले सुलझा लेता। हाँ, मुझे पता है बड़ी बहन, आप महान हैं। आरव यादव ने जल्दी से सिर हिलाया और सहमति जताई। बड़ी बहन, आप मेरे फायदे के लिए इतना कुछ कर रही हैं। आप बहुत नेक हैं, मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। अगर भविष्य में आपका पति आपको तलाक देता है
तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए उससे बेहतर ढूंढूंगा। कमीने, नंदिनी साहा ने आरव यादव को धक्का दिया, हालांकि वह हंस रही थी। आरव यादव की बातें सुनकर पूरी टीम भी ठहाके मारकर हंस पड़ी। लेकिन सोच कर देखो, नंदिनी साहा ने आह भरी, अगर तुम्हारे पिछले प्रदर्शन के लिए नहीं होता तो वाटर रिजर्वोयर फ्लोटिंग कॉप्स केस हमारी टीम को नहीं दिया जाता। इस बार हमें इसे चाहे कुछ भी हो जाए सुलझाना ही होगा। हम टीम को अपना मजाक नहीं उड़ाने दे सकते। हाँ, बड़ी बहन सही कह रही हैं, एक अन्य एजेंट ने कहा। अब हमारे पलटवार करने का समय आ गया है। हाँ, चलो इसे करते हैं। टीम के एजेंटों का मनोबल बहुत बढ़ गया और वे आत्मविश्वास से भर गए। तुम निश्चिंत रहो और केस हम पर छोड़ दो, नंदिनी साहा ने जाने से पहले कहा। ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जिले की शाखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, इसलिए तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और गुरुग्राम जिले को बदनाम नहीं करना है, वरना मुझे नहीं पता कि मैं दूसरों का सामना कैसे कर पाऊंगी। चिंता मत करो, आरव यादव ने ट्रेनिंग नोटिस पकड़ा और सलाम किया। मैं गारंटी देता हूं कि मैं दूसरी शाखाओं की सभी महिला पुलिसकर्मियों का पीछा बेडरूम तक करूंगा। एजेंट फिर से हंस पड़े, सिवाय नव्या शर्मा के, जो गंभीर और परेशान दिख रही थी। नंदिनी साहा से बात करने के बाद आरव यादव अपना सेलफोन लेने के लिए जल्दी से नव्या शर्मा के पास गया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि फोन बहुत साधारण लग रहा था, उस पर केवल नोकिया का लोगो था और कुछ नहीं। नव्या शर्मा ने उसे बताया कि ये सेल फोन विशेष रूप से क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एजेंटों के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्हें सामान्य फोन जैसा दिखने के लिए बनाया गया था ताकि एजेंट बेहतर तरीके से खुद को छिपा सके। अपने साधारण रूप के बावजूद सेल फोन की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। सामान्य लोकेशन ट्रैकिंग और एन्क्रिप्शन फंक्शन के अलावा उनमें बहुत सारे हाई-टेक सॉफ्टवेयर थे जो मामले की जांच और डेटा के प्रसारण में सहायता करते थे। उनमें असीमित डेटा भी था, जिससे वे कभी भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे, और स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा था। वे एक टॉप ग्रेड कंप्यूटर जितने अच्छे थे। आरव यादव एक नया सेलफोन खरीदना चाहता था, लेकिन चूंकि उसे एक मुफ्त में मिल गया था और पैसे बच गए थे, वह बहुत खुश और संतुष्ट था। नव्या शर्मा ने निर्देश मैनुअल का उपयोग करके आरव यादव को फोन के मुख्य कार्यों से परिचित कराया। आरव यादव ने महसूस किया कि नव्या शर्मा थोड़ी अलग दिख रही थी। उसने मेकअप किया था और अच्छे कपड़े पहने थे। जैसे ही उसने आरव यादव को समझाया, वह बार बार उसे देख रही थी और घबराहट में छटपटा रही थी। आरव यादव को पता था कि कुछ गड़बड़ है और वह इसे संभालने के लिए तैयार था। जब नव्या शर्मा ने फोन का परिचय समाप्त किया और अचानक मूवी थिएटर में एक नई फिल्म की बात छेड़ी, तो आरव यादव ने विषय बदल दिया और पूछा, नव्या, क्या तुम मुझे वाटर रिजर्वोयर फ्लोटिंग कॉप्स केस के बारे में और बता सकती हो? उसने व्हाइट बोर्ड की ओर इशारा किया। मैं आज के इस विश्लेषण के लिए नहीं आ सका, मेरा घटिया फोन। सीनियर, नव्या शर्मा ने बेबसी से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैंने अभी अपनी सांस बर्बाद की। अपने फोन को देखो, मामले से संबंधित सभी जानकारी उसी में है। नव्या शर्मा ने मुंह फुलाया और अपनी डेस्क छोड़ने से पहले दस्तावेजों का एक ढेर उठाया। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? छुट्टी हो गई क्या? आरव यादव हैरान था। मैं डेटा रूम में डेटा जमा करने जा रही हूँ। नव्या शर्मा मुड़ी और आरव यादव को घूर कर देखा। हम दोनों जासूस हैं। आप मुझे सीधे सीधे बता सकते थे कि आप मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहते। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नव्या शर्मा ऑफिस से बाहर निकल गई। कौन सी फिल्म? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। आरव यादव ने मासूम बनने का नाटक किया। नव्या शर्मा के पीछे से उसे देखते हुए आरव यादव ने आह भरी। वास्तव में इस युवती के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी। हालांकि उसमें वफादारी की भावना थी और वह उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उम्र, चरित्र और लुक्स के मामले में वह आरव यादव की पसंद नहीं थी। आरव यादव उसके साथ केवल एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करता था और उसके प्रति केवल पारिवारिक स्नेह महसूस करता था। दिल के मामलों में आरव यादव हमेशा सीधा रहा था और अपनी पसंद नापसंद के बीच स्पष्ट अंतर रखता था। उसे लगा कि अनिश्चित रहने और दोनों के लिए परेशानी पैदा करने के बजाय नव्या शर्मा को अपनी भावनाएं स्पष्ट कर देना उसके लिए बेहतर है। आरव यादव के सीखने की क्षमता फिर भी ठीक थी। नव्या शर्मा के परिचय के बाद उसने नए फोन के कार्यों को समझ लिया और कुछ ही स्वाइप और टैप के बाद जल्दी से वाटर रिजर्वोयर फ्लोटिंग कॉप्स केस की जानकारी पा ली। पहली फोटो उस सूजी हुई सफेद लाश की थी। आरव यादव को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि वह वास्तव में एक महिला की लाश थी। एक सवाल आपके लिए,
आरव यादव को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए नंदिनी साहा ने अपनी नौकरी तक दांव पर लगा दी। क्या आपको लगता है कि आरव इस मौके का सही फायदा उठाएगा या फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगा? केस के इर्द गिर्द की स्थिति बिल्कुल भी जटिल नहीं थी। कुछ दिन पहले किसी को एक बुरी तरह सड़ चुका शव मिला था। फोरेंसिक जांच का उपयोग करते हुए पुलिस ने पाया कि पीड़िता एक युवा महिला थी और लगभग 3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। शरीर पर रस्सी के निशानों के कारण संभावना थी कि उसकी हत्या की गई थी और क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए पीड़िता की पहचान करना मुख्य प्राथमिकता थी। पहचान की पुष्टि होने के बाद ही पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सकती थी। हाल की गुमशुदगी की रिपोर्टों के साथ शव की तुलना करने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने आखिरकार पीड़िता की पहचान की पुष्टि कर ली। लड़की का नाम सारिका संधू था और वह विभिन्न बड़ी पार्टियों में एक सक्रिय बारटेंडर थी। हालांकि इस तरह के मामले आमतौर पर सुलझाने में उतने कठिन नहीं होते थे, लेकिन उसकी जीवनशैली का संबंध एक ऐसे तबके से था जहां पहुंचना मुश्किल था, जिससे मामले की जटिलता बढ़ गई थी। यह मामला पूरी तरह से टीम ए को दिया गया था, चाहे वह इसलिए हो क्योंकि टीम ए के जांचकर्ताओं का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था या नई नियुक्त स्थानापन्न टीम लीडर नंदिनी साहा के कारण उन्हें अभी भी कुछ साबित करना था। हर कोई अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम बी के सामने अपना सिर ऊंचा करने की उम्मीद कर रहा था। पूरी टीम वाटर रिजर्वोयर कॉर्प्स केस को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन आरव यादव इसमें बिल्कुल मदद नहीं कर सकता था। अगली सुबह उसे वार्षिक पुलिस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए दिल्ली पुलिस अकादमी में रिपोर्ट करना था। जब से उसने लॉस्ट हैंड केस सुलझाया था, आरव यादव की अपराध सुलझाने में काफी दिलचस्पी बढ़ गई थी। वह मूल रूप से मिरेकल सिस्टम का उपयोग करना चाहता था और टीम ए को केस सुलझाने में मदद करना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण था, इसलिए वह उस समय केवल दूर ही रह सकता था। आरव यादव ने अभी भी मामले से संबंधित जानकारी को ध्यान से पढ़ा। उसके मन के किसी कोने में थोड़ी उम्मीद थी। उसने पल्लवी कुलकर्णी को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा और पूछा कि क्या वह सारिका संधू को जानती है। उसे लगा कि पल्लवी कुलकर्णी और सारिका संधू के काम काफी मिलते जुलते थे। अगर वे एक दूसरे को जानते होते तो शायद वह कुछ सबूत ढूंढ पाता। तेजर रेप केस में पल्लवी कुलकर्णी पीड़िता थी। लॉस्ट हैंड केस में पल्लवी कुलकर्णी ने आरव यादव को महत्वपूर्ण सबूत दिए थे। अब अगर यह पता चलता कि वह फ्लोटिंग कॉर्प्स केस से संबंधित कुछ भी जानती है, तो आरव यादव को वास्तव में एक मंदिर स्थापित करना होगा और उसकी पूजा करनी होगी। लेकिन आरव यादव की कल्पना के अनुसार स्थिति नहीं बनी। पल्लवी कुलकर्णी ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन वह उसके लिए पूछताछ कर सकती है, और आरव यादव को इंतजार करने के लिए कहा। आरव यादव ने पल्लवी कुलकर्णी के वॉइस मैसेज के पीछे काफी शोर सुना और पूछा, तुम कहाँ हो? लेकिन काफी देर बाद भी उसे कोई संदेश नहीं मिला। वह थोड़ा निराश महसूस कर रहा था और उसे यह अंदाजा लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि पल्लवी कुलकर्णी वास्तव में कहाँ थी या क्या कर रही थी। उसने अपने मैसेज देखना शुरू किया। क्योंकि पुराने आरव यादव का व्यक्तित्व काफी अंतर्मुखी था, इसलिए व्हाट्सएप पर उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसकी संपर्क सूची बहुत छोटी थी। इस प्रकार अनिका पटेल का नाम और भी प्रमुखता से दिख रहा था। आरव यादव उसकी प्रोफाइल देखने से खुद को नहीं रोक सका। जब से उसने ऊंट पर सवार चोर का पीछा किया था, तब से अनिका पटेल व्हाट्सएप पर उसकी दोस्त थी। लेकिन लंबे समय तक आरव यादव को समझ नहीं आया कि उससे क्या कहा जाए, और इस तरह उन दोनों ने पहले कभी वास्तव में बात नहीं की थी। इस समय उसने अनिका पटेल की फोटो गैलरी खोली और उसकी प्रत्येक फोटो की प्रशंसा करने लगा। फोटो में अनिका पटेल उतनी ही सुंदर और आश्चर्यजनक थी जितनी पहले थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आरव यादव की यादों में अनिका पटेल थी। तस्वीरों को देखकर आरव यादव अपनी जवानी के दिनों में वापस चला गया। उस समय वे दोनों मुश्किल से 20 साल के थे, जंगली और निडर। व्रूमम सिंगुआ ब्रिज के ऊपर आरव यादव मोटरसाइकिल चला रहा था और अनिका पटेल उसके पीछे बैठी थी। मोटरसाइकिल एक फोन विक्रेता के सामने चीखते हुए रुक गई। अनिका पटेल ने अपना हेलमेट उतारा और विक्रेता पर चिल्लाए, हे, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह किसका इलाका है? तुमने मेरे गॉड ब्रो को रिपोर्ट तक नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? दीदी, विक्रेता के चेहरे पर लाचारी के भाव थे। पुल एक सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ अपना स्टार लगाना कानून के खिलाफ नहीं है। तुमने क्या कहा? सार्वजनिक शौचालय। अनिका पटेल ने अपने कान को छुआ। सार्वजनिक क्षेत्र, विक्रेता ने उसे सुधारा।
मुझे सार्वजनिक शौचालय क्यों सुनाई दिया? अनिका पटेल ने अपने होंठ सिकोड़े। हे बदबूदार, बहुत बदबूदार। ऐसा क्यों है कि जब मैं शौचालय शब्द सुनती हूँ तो मुझे केवल बदबू आती है? गॉड ब्रो, क्या तुम्हें गंध आ रही है? मोटरसाइकिल के आगे से आरव यादव ने सिर हिलाया। चूंकि यह एक सार्वजनिक शौचालय है तो मेरा बुरा मत मानना। अनिका पटेल चुपके से मुस्कुराई, फिर एक प्लास्टिक बैग फेंका जिसे विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया गया था। प्लास्टिक बैग के अंदर गंदगी थी और जब बैग फटा तो गंदगी हर जगह फैल गई, जिससे पूरी जगह महक गई। आह! विक्रेता चिल्लाया और पीछे गिर गया। आरव यादव ठंडेपन से मुस्कुराया और एक्सेलरेटर दबा दी। मोटरसाइकिल तेजी से निकल गई। अनिका पटेल ने विक्रेता की ओर एक उपहासपूर्ण नजर डाली और उसे उंगली दिखाई। जब मोटरसाइकिल एक बगीचे में रुकी तो अनिका पटेल ने आरव यादव की पीठ पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, मजा नहीं आया? कोई मजा नहीं, तुमने पहले ही उन पर गंदगी फेंक दी, फिर भी मजा नहीं आया? आरव यादव ने सिगरेट जलाए और मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने उसे उस पर नहीं फेंका। कोई मजा नहीं, बस कोई मजा नहीं। अनिका पटेल ने अपने होंठ सिकोड़े। मैं हर जगह गंदगी देखना चाहती थी। गॉड ब्रो, क्यों न तुम उस पेड़ के पास जाओ और हम उसे फिर से फेंकेंगे। तेई, आरव यादव ने थूका और अपना पैर पटका। अनिका पटेल पर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारा विचार अद्भुत है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। जैसे ही वह वास्तविकता में वापस आया, उसकी स्मृति धुंधली होने लगी। आरव यादव की भावनाएं उसकी वर्तमान स्थिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वह अभी भी अनिका पटेल के साथ बिताए सुखद समय में डूबा हुआ था। अंत में मिरेकल सिस्टम ने उसकी यादों में बाधा डाली। सिस्टम ने उसे बताया कि उसकी रोमांच पूर्णता दर केवल 63% थी, जो पिछली कुछ बार की तुलना में कम थी। आरव यादव ने इस पर ध्यान से विचार किया। उसे लगा कि उसकी कम पूर्णता दर ने उसके पिछले संदेह की पुष्टि कर दी है कि उसे उच्च पूर्णता दर तभी मिलेगी जब वह कुछ अच्छा करेगा। दिन की घटनाओं के बारे में सोचते हुए, भले ही आरव यादव ने कुशलतापूर्वक कई रोमांच पूरे किए थे, लेकिन उसने कुछ नैतिक रूप से संदिग्ध काम किए थे। अनिका पटेल का दिल जीतने के लिए उसने अपराधियों के साथ सहयोग किया था और एक मुसीबत में फंसी महिला जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। फिर जब वह विफल रहा तो उसने एक अमीर बच्चे को फंसाने की कोशिश की थी। अंत में उसने अपराधियों के साथ काम किया था और ढेर सारा पैसा लिया था। उसके सभी कृत्यों को केवल घिनौना ही कहा जा सकता था। यदि रोमांच की पूर्णता वास्तव में इस बात से संबंधित थी कि उसने अच्छे कार्य किए या बुरे, तो ये तथ्य कि उसने 63% की पूर्णता दर भी हासिल कर ली थी, एक चमत्कार माना जा सकता है ना? हेक्साग्राम स्पष्टीकरण में पहाड़ हेक्साग्राम नहीं था जो भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आरव यादव ने फिर भी बड़ी मात्रा में पैसा प्राप्त किया था। तो कोई कह सकता था कि हेक्साग्राम स्पष्टीकरण फुलप्रूफ नहीं था। जिस तरह से उसने रोमांच पूरा किया, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। कुछ ही दिनों में आरव यादव के बैंक खाते में अचानक 2 लाख INR अतिरिक्त आ गए। उस दर पर अमीर बनना लगभग निश्चित था। इस प्रकार आरव यादव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह एक अच्छा इंसान है या बुरा। जब तक वह अमीर हो रहा था, कम रोमांच पूर्णता दर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भले ही उसकी पूर्णता दर केवल 63% थी, फिर भी वह एक आइटम प्राप्त करने में सफल रहा। कोई कह सकता था कि 60% शायद आइटम मिलने या न मिलने के बीच की विभाजक रेखा थी। जब तक वह 60% से आगे था, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। आरव यादव ने इसे खोला और एक नज़र डाली। उसे जो आइटम मिला था उसका नाम इनविजिबल सिग्नल जैमर था। ये सेल फोन सिग्नल को जाम कर सकता था और 1 घंटे तक चलता था। अच्छा, भले ही यह उतना व्यावहारिक नहीं है, फिर भी यह एक इनाम है। शायद भविष्य में यह किसी काम आए। आरव यादव सोचे बिना नहीं रह सका कि 5 दिवसीय पुलिस प्रशिक्षण शुरू होने वाला था। अपने प्रशिक्षण के दौरान वह किस तरह के रोमांच का अनुभव करेगा? पुलिस प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिल्ली शहर की पुलिस शाखाओं के जासूसों के लिए था। प्रशिक्षण के 2 भाग थे, थियो और प्रैक्टिकल। सैद्धांतिक पाठों ने मुख्य रूप से पुलिस अधिकारियों को उन्नत फोरेंसिक तकनीक की अवधारणाएं सिखाईं, जबकि व्यावहारिक पाठ पुलिस अधिकारियों के पेशेवर कौशल को सुधारने पर केंद्रित थे ताकि वे अपने आपराधिक जांच कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें। प्रशिक्षण 5 दिनों तक चला और पाठ देश के शीर्ष विशेषज्ञों और प्रोफेसरों के साथ साथ आपराधिक जांच के दिग्गजों द्वारा दिए गए थे। जो लोग इस प्रशिक्षण में भाग लेने में सक्षम थे, वे प्रत्येक शाखा के उत्कृष्ट जासूस थे और प्रत्येक शाखा से केवल 3 प्रतिनिधि थे। टीम ए से आरव यादव और टीम बी से वसीम खान के अलावा
फोरेंसिक विभाग से योगेश कालरा नाम का एक एविडेंस कलेक्शन लैब टेक्नीशियन भी था। पुलिस अकादमी ने 3 अधिकारियों के एक ही कमरे में रहने की व्यवस्था की थी। चूंकि वे सभी पुरुष थे, वे स्वाभाविक रूप से साथ रहे। वसीम खान और योगेश कालरा दोनों आरव यादव से छोटे थे। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि अच्छी थी, लेकिन वे मिलनसार थे और हमेशा आरव यादव को भाई आरव यादव कहकर संबोधित करते थे, इसलिए उनके साथ उसका तालमेल काफी अच्छा रहा। पहले दिन जब प्रबंधन की नज़र नहीं थी, तो तीनों पास के एक होटल में शराब पीने भी गए। वसीम खान ने बताया कि उनके पिता सिल्वेस्टर स्टालोन के प्रशंसक थे और चूंकि उनका पारिवारिक नाम योगी था, इसलिए उन्हें वसीम खान नाम दिया गया, जो रैम्बो जैसा लगता था। लेकिन वह कद में पतला और छोटा था, इसलिए ब्लू वुल्फ उसके लिए रैम्बो से अधिक उपयुक्त होता। योगेश कालरा वसीम खान के बिल्कुल विपरीत था। वह एक मजबूत कद काठी वाला बड़ा और लंबा व्यक्ति था और चश्मा नहीं पहनता था। वह एक बहादुर जासूस की तरह दिखता था, हालांकि उसका काम बहुत सूक्ष्म था और वह मुख्य रूप से अपराध स्थलों पर सबूत इकट्ठा करता था और प्रयोगशाला विश्लेषण करता था। योगेश कालरा को अपने काम के बारे में बात करते देख आरव यादव खुद को खूबसूरत और आकर्षक कंचन पाटिल के बारे में पूछने से नहीं रोक सका, इस उम्मीद में कि वह उसके बारे में कोई गपशप या घोटाले की बात सुनेगा। चीफ पाटिल का नाम सुनते ही योगेश कालरा का चेहरा तन गया। उसे किसी भी घोटाले के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह एक जानी-मानी वर्कहोलिक थी जो बेहद बारीकी से काम करती थी और किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके जैसे अधीनस्थ हमेशा बहुत सावधान रहते थे और कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करते थे। योगेश कालरा का परिचय सुनने के बाद ही आरव यादव को समझ आया कि कंचन पाटिल पूरी तरह से अपनी क्षमताओं के आधार पर चीफ बनी थी। जब उसने पहली बार उस मनमोहक महिला चीफ को देखा था, तो उसने सोचा था कि उनके पद के पीछे कुछ अनकहे कारण होंगे। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद आरव यादव ने केस की जांच में सुधार करने और नंदिनी साहा के अच्छे इरादों का बदला चुकाने की योजना बनाई थी। हालांकि पहली सुबह के बाद वह भ्रमित हो गया। विशेषज्ञों ने आपराधिक मनोविज्ञान, आपराधिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्याख्यान दिए जो आरव यादव के लिए बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर थे। पुलिस अधिकारियों के मूल मूल्यों और इसी तरह के विषयों पर दोपहर के पाठ्यक्रम के दौरान आरव यादव उस मन की गॉड की तरह था जो सुनहरे घेरे के मंत्र के अधीन था। हर बार जब व्याख्याता बोलता तो ऐसा लगता जैसे त्रिपिटक जादुई मंत्र पढ़ रहे हों, और आरव यादव का सिर हर बार सुनते ही दर्द करने लगता था। बाथरूम ब्रेक का फायदा उठाते हुए आरव यादव प्रशिक्षण खत्म होने से पहले ही खिसक गया। दूसरे दिन उसने देखा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस सूचना और पुलिस खुफिया पर पाठ शामिल थे, इसलिए उसने वसीम खान से अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा, जबकि वह पूरे दिन सोता रहा। तीसरे दिन उसने वही काम किया, पूरे दिन अपने फोन से चिपका रहा, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन गेम खेलता रहा। उसका समय उबाऊ लेकिन शांतिपूर्ण रहा। हालांकि आरव यादव को इन कुछ दिनों के बाद अपने स्वयं के सिस्टम की बेहतर समझ हो गई थी। उसने पिछले 3 दिनों से हर दिन मिरेकल सिस्टम को सक्रिय किया था, लेकिन जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया था तब तक उसका किसी एडवेंचर से सामना नहीं हुआ था। वहां रहने के 3 दिनों की पूर्णता दर मिलाकर 15% से भी कम थी। जाहिर है कोई उपहार नहीं मिला। भले ही उसके पास मिरेकल सिस्टम था, लेकिन अगर वह रोमांच को पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं करता तो ये बेकार था। एक और बात थी जिसकी आरव यादव को चिंता थी। क्या मिरेकल सिस्टम का सक्रिय होना उस सिगरेट के पैकेट से जुड़ा था जो उसे कैब ड्राइवर से मिला था? एक बार सिगरेट खत्म हो जाने के बाद क्या वह अभी भी मिरेकल सिस्टम को सक्रिय कर पाएगा? आरव यादव के पास अभी भी वह पैकेट था। हर बार जब उसे सिस्टम को सक्रिय करने की आवश्यकता होती थी, तो वह जल्दी से सिगरेट बुझाने से पहले केवल एक कश लेता था और अगली बार के लिए उसे रख लेता था। हालांकि उसने हाल ही में खोजा था कि मिरेकल सिस्टम का सिगरेट से कोई लेना देना नहीं था। पिछली सुबह उसे एक बार जोर से छींक आई थी और उस आवाज से सिस्टम सक्रिय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम का सक्रिय होना उससे जुड़ा था और सिगरेट जलाना इसे करने का एक त्वरित तरीका मात्र था। हालांकि पिछले कुछ दिनों की पूर्णता दर अधिक नहीं थी और उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी आरव यादव अच्छी तरह सोया था और तनावमुक्त तथा खुश था। उसे लगा कि यह कोई बुरी बात नहीं है कि उसके पास कोई रोमांच नहीं था, क्योंकि वह पूरे दिन तनाव में रहने के बजाय इस समय का उपयोग आराम करने के लिए कर सकता था। क्या अच्छी नींद और आराम के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना अधिक उत्पादक नहीं होगा? आरव यादव पूरे दिन आराम करने के बावजूद अभी भी वाटर रिजर्वोयर फ्लोटिंग कॉप्स केस के बारे में सोच रहा था।
वह अक्सर नव्या शर्मा और बाकी लोगों से संपर्क करता था और केस के घटनाक्रम पर करीब से नजर रखता था। टीम के एजेंटों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और कुछ दिनों की जांच के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की थी और एक संदिग्ध को निशाना भी बनाया था। ये फ्लोटिंग कॉप्स केस बहुत विशिष्ट था। सारिका संधू शराब बेचने वाली एक महिला थी। आजीविका कमाने के लिए उसके कई पुरुषों के साथ संबंध थे। वह टेक्नोलॉजी ब्यूरो के एक सरकारी कर्मचारी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गई थी। कर्मचारी का परिवार और करियर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने विवाहेतर संबंध को सार्वजनिक नहीं कर सकता था। लेकिन सारिका संधू इस स्थिति से संतुष्ट नहीं थी और उसने उसे अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर किया ताकि वह उससे शादी कर सके। कई बहसों के बाद सरकारी कर्मचारी ने गुस्से में आकर सारिका संधू की हत्या कर दी और उसके शव को दिल्ली जलाशय में फेंक दिया। पूरा मामला सीधा था और एजेंट सुचारू रूप से जांच पूरी करने में सक्षम थे। हालांकि वे इस प्रक्रिया में एक विवरण छोड़ गए जो निराशाजनक था। इस सरकारी कर्मचारी का एक बहुत ही अनूठा शौक था, जिसके कारण मामला अनसुलझा रह गया। ये सरकारी कर्मचारी एक शौकिया पाकोर अभ्यासी था। जांच के दिन टीम के एजेंट उसे गिरफ्तार करने के लिए टेक्नोलॉजी ब्यूरो गए। हालांकि उसके एक हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी, लेकिन वह अचानक उछला और भीड़ से बच निकला। एजेंट हैरान रह गए और तुरंत पीछा किया। 5 या 6 एजेंट पूरी सड़क पर पीछा कर रहे थे जैसे कि किसी फिल्म का दृश्य हो, लेकिन पाकोर अभ्यासी उन्हें बहुत पीछे छोड़ गया और भागने में सफल रहा। यदि संदिग्ध पकड़ा नहीं गया तो मामला बंद नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा संदिग्ध ऐसी अजीब स्थिति में भाग निकला था। टीम अपनी टीम के लिए गौरव और गर्व लाने वाली थी, लेकिन अंत में मजाक का पात्र बन गई थी। निस्संदेह नंदिनी साहा आग बबूला थी और अब संदिग्ध को पकड़ने के लिए पूरी टीम को लामबंद कर रही थी। आरव यादव खबर सुनकर उदास महसूस कर रहा था। अगर वह इस बेकार प्रशिक्षण के लिए नहीं आया होता तो उसने शायद अब तक संदिग्ध को पकड़ लिया होता और फिर से इनाम पा लिया होता। पुलिस प्रशिक्षण के चौथे दिन की सुबह आरव यादव को कांजेन हेक्साग्राम प्राप्त हुआ। हेक्साग्राम की व्याख्या थी जल और गर्जना। गर्जना के भीतर जल, सत्य धोखे के पीछे छिपा है, खजाना घूंघट के पीछे, दोनों को अलग करना कठिन होगा। गर्जना के भीतर जल लगभग एक विस्फोट जैसा प्रतीत होता था, जिससे आरव यादव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दिन कुछ विस्फोटक होने वाला है। उसे सावधान रहना होगा। उसने अपने क्लास शेड्यूल को देखा। उस दिन उसकी लगभग सभी प्रैक्टिकल क्लास थीं। उस सुबह यहाँ तक कि शूटिंग का पाठ भी होने वाला था। एक बदमाश के रूप में जिसका पुलिस ने हमेशा पीछा किया था, बंदूक को छूना केवल एक सपना ही हो सकता था। क्राइम केस इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पुलिस अधिकारियों को बंदूक ले जाने की अनुमति थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में बंदूक के नियम बहुत सख्त थे। जांचकर्ताओं को केवल विशेष मिशनों के लिए ही बंदूकें मिलती थीं। आरव यादव को वहां आए काफी समय हो गया था, लेकिन उसने कभी बंदूक नहीं देखी थी। अब जब उसे बंदूक छूने का मौका मिलने वाला था, तो आरव यादव इस दुर्लभ अवसर के लिए उत्साहित था और शूटिंग के दौरान थोड़ा हाथ आजमाना चाहता था। भले ही हेक्साग्राम में गर्जना के भीतर जल का उल्लेख था, जो किसी प्रकार के खतरे का संकेत दे रहा था, लेकिन अराजकता पसंद करने वाले आरव यादव के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। सुबह सुबह उसने वसीम खान और योगेश कालरा को पकड़ा और शूटिंग क्लास की ओर चल दिया। वहां पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि शूटिंग रेंज काफी तंग थी, इसलिए वहां मौजूद सभी अधिकारी एक साथ नहीं आ सकते थे। इस प्रकार आयोजन समिति ने छात्रों को 2 समूहों में बांटने का निर्णय लिया। पहला समूह शूटिंग के लिए वहीं रुकेगा, जबकि दूसरा समूह कुश्ती पकड़ने की कला सीखने के लिए जिम जाएगा और फिर दोनों समूहों की अदला बदली होगी। दुर्भाग्य से आरव यादव और अन्य 2 को दूसरे समूह में रखा गया, लेकिन कम से कम ग्रैपलिंग सीखना काफी दिलचस्प था। लेक्चर से तो ये बेहतर ही था। वे तीनों अन्य छात्रों के साथ जिम में गए। उन्हें सिखाने वाला व्यक्ति एक भयंकर दिखने वाला इंस्ट्रक्टर था। उसका शरीर पूरी तरह सुडौल और मांसल था और त्वचा धूप से झुलसी हुई थी। योगेश कालरा ने तो दबी आवाज में मजाक भी किया और इंस्ट्रक्टर को रामबुक कह डाला। 1 सप्ताह के भीतर इंस्ट्रक्टर पहले ही अनगिनत बार यह क्लास ले चुका था, इसलिए जांचकर्ताओं को सिखाना उसके लिए बस एक दिनचर्या बन गया था और पाठ बड़ी सहजता से चल रहा था। जांचकर्ताओं शुरुआती भाषण के बाद इंस्ट्रक्टर सीधे मुख्य विषय पर आया। आपराधिक जांच विभाग के जांचकर्ताओं के रूप में हमारा अक्सर अपराधियों से आमना सामना होता है। ये अपराधी शुद्ध दुष्टों से लेकर साधारण शराबियों तक हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य इन अपराधियों को पकड़ना है, इसलिए
हमें उन्हें काबू करने के लिए सबसे तेज तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ग्रैपलिंग की कला एक बहुत अच्छा विकल्प है। आज मैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी ग्रैपलिंग मूव्स पेश करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। खत्म करने के बाद इंस्ट्रक्टर ने कुछ मूव्स का प्रदर्शन किया। पहले कुछ बेसिक तकनीकें थीं, जैसे गर्दन और कोहनी को लॉक करना। प्रभाव दिखाने के लिए अधिकारी ने सहायता के लिए पुलिस अकादमी के कुछ छात्रों को बुलाया और उन्हें अपराधी की भूमिका निभाने के लिए कहा। पुलिस अकादमी के छात्र अक्सर इंस्ट्रक्टर की मदद करते थे और इस दिनचर्या से परिचित थे। उनका प्रदर्शन यथार्थवादी और थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर किया गया था, जिससे उन्हें तालियां मिली। पहले तो आरव यादव ने दिलचस्पी के साथ देखा, लेकिन कुछ समय बाद उसने कई कमियां नोटिस की। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि कोई ग्रैपलिंग सीख ले तो वह अपराधियों को जल्दी काबू कर सकता था। लेकिन एक मुख्य मुद्दा उन लोगों की संख्या का था जिनसे एक पुलिस अधिकारी को भिड़ना पड़ता है। यदि स्थिति 1-on-1 की हो तो ग्रैपलिंग एक स्पष्ट विकल्प था, लेकिन क्या होगा यदि वहां कई अपराधी हों, 2, 3 या यहां तक कि एक पूरी गैंग? यदि आपने एक को काबू किया तो दूसरा आपको रोक देगा। तब आप क्या करेंगे? सड़कों पर रहने और लेने वाले आरव यादव ने अनगिनत गैंग वॉर का अनुभव किया था। जीवन और मृत्यु की ऐसी स्थिति में ग्रैपलिंग का उपयोग करने का कोई रास्ता नहीं था। यही कारण था कि आरव यादव हिंसा का समर्थन करता था। गैंग वॉर में आप तभी जीत सकते थे जब आप वहां सबसे हिंसक और जंगली हों। आरव यादव को लगा कि सबसे दुष्ट अपराधी भी ऐसा ही महसूस करेंगे। उन्हें जीवित पकड़ने की कोशिश करने और ग्रैपलिंग के जोखिम उठाने के बजाय उन्हें जोर से और तेजी से मारना कहीं ज्यादा आसान होगा, जिससे वे लेने की क्षमता खो दें। जैसे टेजर रेप केस में अपराधी के पास हाई वोल्टेज टेजर था। यदि आप उसे पकड़ना चाहते तो निस्संदेह घायल होने का उच्च जोखिम था। आरव यादव ने यह भी देखा कि इंस्ट्रक्टर जो मूव्स इस्तेमाल कर रहा था वे दिखावटी होने के बावजूद प्रैक्टिकल नहीं थे। यदि वह सहायता कर रहा होता तो वह शायद इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत समस्या पैदा करता और उसे काबू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आरव यादव का मन लगभग खड़ा होने को कर गया। वह इंस्ट्रक्टर की परीक्षा लेना चाहता था, ये देखने के लिए कि इंस्ट्रक्टर का ग्रैपलिंग कौशल बेहतर है या उसकी अपनी निडर लड़ाई। लेकिन दोबारा सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वे अभी भी क्लास में हैं। इंस्ट्रक्टर का अपना काम था और हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा क्लास खत्म होने के बाद वह शूटिंग के लिए भी जा सकता था। क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल कोर्स था, इसलिए 2 ग्रैपलिंग तकनीकों को समझाने के बाद इंस्ट्रक्टर ने उन्हें अभ्यास करने का समय दिया। आरव यादव मूल रूप से इसे वसीम खान पर आजमाना चाहता था, लेकिन वसीम खान इतना समझदार था कि वह भाग गया। वह जानता था कि आरव यादव के हाथ बहुत भारी हैं, इसलिए उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और बाथरूम की ओर भाग गया। आरव यादव केवल योगेश कालरा को ही परेशान कर सकता था, जो थोड़ा भोला था। योगेश कालरा लंबा और भारी भरकम था और उसे आरव यादव के मूव से कोई आपत्ति नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे पर नेक और एल्बो लॉक का अभ्यास कर रहे थे और काफी व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही आरव यादव ने योगेश कालरा की कोहनी को जोर से लॉक किया, उसने अपना सिर ऊपर उठाया और भीड़ में एक सुंदरी को देखा। वाह! एक नज़र में ही आरव यादव की आंखें चमक उठीं। वाह मेरे भगवान, कितनी सुंदर! एक युवती भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आई। वह महिला लगभग 5 फीट 5 इंच की थी, जिसका शरीर पतला और सुडौल था। उसके बाल मशरूम के आकार के बॉब कट थे और बहुत काले और चमकदार थे। उसका चेहरा साफ और तीखा था, वह घनी और आंखें बड़ी थीं। उसकी नाक छोटी थी और होंठ बहुत लाल थे। उसके चलने का अंदाज आंखों को बहुत सुकून देने वाला था। क्लास ले रहे सभी जांचकर्ताओं ने एक जैसी पुलिस वर्दी पहनी थी। केवल इसी महिला ने हल्के नीले रंग की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनी थी, जिससे वह सबसे अलग और जीवंत दिख रही थी। ओह, तुम यहाँ हो, चावला! भीड़ में एक जांचकर्ता ने उसका स्वागत किया। उस महिला ने सिर हिलाया, फिर वाटर फाउंटेन के पास गई और अपने लिए एक कप पानी निकाला और उसे एक ही घूंट में पी गई। जब उसने अपना सिर उठाया तो सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। आरव यादव साफ देख सकता था कि पानी की कुछ बूंदें उसके होंठों से लुककर उसकी पीली सफेद गर्दन और उसकी शर्ट पर गिर रही थीं। आरव यादव का गला सूख गया था और वह उसे बेतहाशा ऐसे घूर रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। उसका दिल अनियंत्रित रूप से तेज धक रहा था। यादव, उस समय योगेश कालरा अभी भी आरव यादव द्वारा दबाया हुआ था और अपनी सहन शक्ति की सीमा पर था। यादव, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे लगता है मेरा हाथ टूट गया। ओह, मुझे माफ करना।
तब जाकर आरव यादव को याद आया कि योगेश कालरा उसके नीचे दबा हुआ था। उसने उत्साह के मारे योगेश कालरा का हाथ लगभग मरोड़ ही दिया था और योगेश कालरा का चेहरा बैंगनी पड़ गया था। आरव यादव ने योगेश कालरा के कंधे पके और दूर खड़ी सुंदरी की ओर इशारा किया। क्या तुमने उस लड़की को पहले कभी देखा है? क्या वह यहाँ प्रशिक्षु है? मम्मा, योगेश कालरा ने अपने हाथ की मालिश की, एक नज़र डाली और मजाक में कहा, क्यों भाई यादव, जोश चढ़ रहा है। ये लड़की कल आई थी, उसे कोई क्रिमिनल डिटेक्टिव होना चाहिए। ओह, एक महिला पुलिसकर्मी। आरव यादव को थोड़ा पछतावा हुआ। वह पिछले कुछ दिनों के प्रशिक्षण में सो गया था क्योंकि उसे पाठ समझ में नहीं आ रहे थे। हालांकि उसे पछतावा मुख्य रूप से इसलिए महसूस हुआ क्योंकि यहाँ आसपास इतनी सारी महिलाएं थीं और उसे देखने के लिए सुंदर महिलाएं भी थीं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ इतनी सुंदर पुलिसकर्मी है तो मैं अंदर रहकर अपना बेकार ऑनलाइन गेम क्यों खेलता? आरव यादव ने मन ही मन सोचा। लार टपकाते हुए आरव यादव को देखकर योगेश कालरा ने पूरी ईमानदारी से कहा, भाई यादव, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहूँ या नहीं। क्या? आरव यादव अभी भी उस महिला पुलिसकर्मी को घूर रहा था। वह महिला पकने के अभ्यास में शामिल नहीं हुई थी, बल्कि बेंच पर बैठकर अपना फोन देख रही थी। मेरी पेशेवर प्रवृत्ति मुझे बताती है कि उस महिला के साथ कुछ बहुत गलत है, योगेश कालरा ने गंभीरता से कहा। जब से वह दिखाई दी है, कोई भी पुरुष उसके पास तक नहीं गया। क्या? आरव यादव ने योगेश कालरा को देखकर दांत दिखाए। क्या तुम ठीक हो? क्या ये बेहतर नहीं है कि कोई लड़का उसे परेशान नहीं कर रहा? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, योगेश कालरा ने समझाने की पूरी कोशिश की। कल के पाठ के दौरान जैसे ही इस महिला ने अपनी सीट ली, उसके पास के सभी पुलिसकर्मी भाग गए। देखो, उधर देखो। आरव यादव ने सिर उठाया और देखा कि योगेश कालरा जो कह रहा था वह सच था। बेंच पर उस महिला पुलिसकर्मी के बगल में कोई नहीं था। शुरू में बेंच पर कुछ पुलिसकर्मी बैठे थे, लेकिन वे सब भाग गए थे। आरव यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक महान विचारक ने हमें सिखाया है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ बदबूदार है या नहीं, तो हमें उसे खुद सूंघना होगा। सूंघोगे तो जान जाओगे। इसके साथ ही आरव यादव ने अपने हाथ आपस में रख गए और दबे पांव उस महिला पुलिसकर्मी की ओर बने लगा, जैसे कोई बड़ा बुरा भेड़िया रेड राइडिंग हुड को देख रहा हो। भाई यादव, योगेश कालरा ने धीरे से पुकारा, उस विचारक का नाम क्या है? आरव यादव के जाते ही वसीम खान वापस आ गया। क्या हुआ? क्या आरव यादव ने तुम्हारे साथ कुछ किया? वह बंदा वास्तव में बहुत निर्दयी है। वसीम खान योगेश कालरा से बदबदर रहा था कि तभी उसने अचानक आरव यादव को एक महिला पुलिसकर्मी की ओर जाते देखा। जब उसने उस महिला का चेहरा देखा तो वह चौंक गया और उसका संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। क्या? मेरे भगवान! वसीम खान सदमे में हकलाने लगा। वह यहाँ क्यों है? भाई यादव क्या कर रहे हैं? उसे जोश चढ़ा है, योगेश कालरा ने स्वाभाविक रूप से कहा। हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव वाले और कामुक पुरुष सब ऐसे ही होते हैं। क्या? वसीम खान ने योगेश कालरा को पकड़ लिया। तुम भयानक बच्चे, तुमने भाई यादव को रोका क्यों नहीं? उसे रोकना क्यों? योगेश कालरा हैरान था। वह माला चावला है। यह कोई मजाक नहीं है, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। वसीम खान ने अपना माथा पीट लिया। ओ प्रिय, भाई यादव खतरे में हैं। वसीम खान, क्या तुम्हें भी जोश चढ़ गया है? योगेश कालरा ने ध्यान से समझाया। माला चावला मार्शल आर्ट उपन्यास द फ्लाइंग फॉक्स ऑफ स्ट्रोई माउंटेन का एक उच्च कुशल विशेषज्ञ है। वह एक आदमी है। धिक्कार है तुम पर, वसीम खान ने बेचैनी से डांटा। तुम माला चावला को नहीं जानते। वह दिल्ली के सभी पुलिसकर्मियों की दुश्मन है। क्या तुम्हें नहीं पता? कौन? क्या दुश्मन? गोल्फ सिटी शाखा की दबंग पुलिसकर्मी माला चावला, जिसका उपनाम माला चावला है। वसीम खान ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा। क्या तुमने नहीं सुना? योगेश कालरा ने सिर हिलाया। एलीट स्पैरिंग प्रतियोगिता की 2 बार की चैंपियन वसीम खान ने जल्दी से परिचय दिया। ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट, जूडो ब्लैक बेल्ट, फ्री स्पैरिंग की मास्टर, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की महान विशेषज्ञ। क्या तुमने नहीं सुना? योगेश कालरा हक्का बक्का होकर सिर हिलाता रहा। मेरे भगवान, उसने जितने भी अपराधियों को पका है, उनमें से किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। उन सभी को उसने अपाहिज बना दिया। वसीम खान ने हार नहीं मानी और फिर से पूछा, तुमने कम से कम उसके बारे में तो सुना होगा, है ना? योगेश कालरा कांपते हुए हक्का बक्का होकर सिर हिलाता रहा। ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। वसीम खान ने हार मान ली और अपना सिर झुका लिया।
कुछ सेकंड के बाद योगेश कालरा को आखिरकार समझ में आया, ओह, मैं समझ गया। तो ये पादने की वजह से नहीं था। जब वे दोनों बात कर रहे थे, आरव यादव उस महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंच गया और सीधे अपना परिचय दिया। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं देख रहा हूं कि आप अभी यहाँ आए हैं और आपने वह ग्रैपलिंग तकनीक नहीं देखी जो अभी सिखाई गई थी। मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है, तो क्यों न मैं आपको सिखाऊं। बात करते समय आरव यादव ने कुछ बार सूंघा और उसे कुछ भी अजीब गंध नहीं आई। लगा जैसे योगेश कालरा का अंदाजा पूरी तरह गलत था। आरव यादव का परिचय सुनकर माला चावला ने अपना सिर उठाया, उस पर एक नजर डाली और थोड़ी हैरान दिखी। हे, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सहकर्मी हैं और मुझे यही करना चाहिए। आरव यादव ने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि वह उसे डांस के लिए आमंत्रित कर रहा हो। माला चावला मुस्कुराई जैसे वह किसी बात से प्रभावित हुई हो और उसने अपना हाथ आरव यादव के हाथ पर रख दिया, एक शालीन राजकुमारी की तरह। उसका हाथ बहुत कोमल और रेशमी था। आरव यादव की थोड़ी मदद से वह सुंदरी शान से खड़ी हो गई। आरव यादव 5 फीट 8 इंच का था और माला चावला 5 फीट 5 इंच की। एक साथ खड़े होकर वे दोनों एक परफेक्ट मैच लग रहे थे, जिससे आसपास के एजेंटों का ध्यान उनकी ओर खींचा। हालांकि जो एजेंट माला चावला के बारे में जानते थे, वे इस जोड़ी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे आश्चर्य, जिज्ञासा और प्रत्याशा से भरे हुए थे। वे इस बात पर हैरान थे कि क्या कोई इतना लापरवाह लड़का भी हो सकता है जो माला चावला को छूने की हिम्मत करे। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वह लापरवाह लड़का कौन है। वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उस लड़के का बाद में कितना बुरा हश्र होने वाला है। हालांकि कुछ दयालु एजेंट भी थे जो आरव यादव को सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे थे, जैसा कि वसीम खान महसूस कर रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रिय भाई यादव अपाहिज होकर न लौटें। के आरव यादव को कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ और वह माला चावला को घूरता रहा। क्यों न ऐसा करे, पहले मैं आपको एल्बो लॉक सिखाता हूँ। ये सबसे सरल है, आओ मुझ पर निशाना साधो और हमला करो। ठीक है। माला चावला आरव यादव को देखकर मुस्कुराई, मुझे तुम्हारे पास किस तरह से आना चाहिए? जैसे चाहो वैसे, आगे बढ़ो और बस मुझे मारो, सीधे मेरे चेहरे पर। आरव यादव ने इशारा किया, उस तरह से मैं रिवर्स एल्बो लॉक कर सकता हूँ। ओह, मैं सोच रही थी, माला चावला ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आरव यादव हंसा, हुडा चौक शाखा कार्यालय से। और तुम्हारा? ओह, माला चावला ने सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ समझ आया हो। तो तुम नए हो? हाँ, मैंने हाल ही में शुरू किया है। आरव यादव ने झुककर अभिवादन किया। कृपया मेरा ख्याल रखना, माला चावला। वह मुस्कुराए, गोल्फ सिटी शाखा कार्यालय से। कुछ लोग मुझे माला चावला के नाम से जानते हैं, क्या तुमने सुना है? आरव यादव ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, माला चावला तो एक आदमी का नाम है ना? वह तो ठीक है, बकवास बंद करो। माला चावला ने आरव यादव की बातचीत की कोशिश को बीच में ही रोक दिया। क्या तुम मुझे एल्बो लॉक सिखाना नहीं चाहते थे? क्या अब मैं तुम्हें मुक्का मारूं? ओह, आरव यादव रुका और फिर बोला, सही, आओ। माला चावला की मुट्ठी सीधे आरव यादव के चेहरे की ओर बढ़ी। आरव यादव ने निर्देशों का पालन किया। पहले उसने माला चावला की कलाई को रोका, फिर उसे पकड़ लिया और जल्दी से उसकी कोहनी को उसके पीछे लॉक कर दिया। अपनी कोहनी लॉक होने और नीचे की ओर झुकने के कारण माला चावला झुकने पर मजबूर हो गई। आरव यादव ने देखा कि एल्बो लॉक सफल रहा और उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। उसने प्रशिक्षक की नकल करते हुए कहा, हे, और बस ऐसे ही। असली बात तब है जब आप उनका हाथ पकड़ते हैं। जैसे ही उसने हाथ शब्द कहा, आरव यादव ने माला चावला के गोरे और कोमल हाथ को पकड़ लिया और बेशर्मी से उसे सहलाया। देख रहे सभी जांचकर्ता घबराकर पीछे हट गए। वसीम खान ने थूक घूंटा और मन ही मन सोचा, मेरे प्यारे यादव, अलविदा। यदि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मिस्टर आरव यादव। माला चावला को कोई बुरा नहीं लगा और वह मुस्कुराती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास इस लॉक को तोड़ने का एक तरीका है, क्या तुम्हें विश्वास है? ओह, आरव यादव हैरान हुआ, सच में? क्यों न हम दोबारा कोशिश करें? माला चावला ने अपनी बड़ी आंखों को प्यार से झपकाया, जो बहुत मासूम और मिलनसार लग रही थी। ठीक है, आरव यादव ने कहा और खुद को तैयार किया। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। माला चावला ने फिर आरव यादव के चेहरे का निशाना साधा। आरव यादव ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, पहले उसकी कलाई रोकी, फिर उसकी कोहनी लॉक कर दी।
ऐसा लगा कि सब कुछ फिर से सुचारू रूप से हो गया। लेकिन जैसे ही आरव यादव ने अपनी पकड़थोई ढीली की, माला चावला ने अचानक अपनी दूसरी कोहनी घुमाई और हवा में एक चाप बनाते हुए आरव यादव के चेहरे पर दे मारी। फट! माला चावला के हाथ का पिछला हिस्सा आरव यादव के चेहरे पर जोर से लगा, जिससे वह हक्का बक्का होकर लखा गया। उसकी पकड़ ढीली होते ही माला चावला तुरंत आजाद हो गई और उसने अपना सिर ऊपर की ओर झटका। उसके सिर का पिछला हिस्सा आरव यादव की ठुड्डी चिन्ह पर लगा। आरव यादव हमले के बल से पीछे धकेल दिया गया। उसे अपने सामने हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसने अनजाने में अपनी कोहनियों से अपने चेहरे को बचाया। माला चावला की घूमती हुई व्हिरलविंड किक सीधे उसकी कोहनी पर लगी। आरव यादव उस वार के जोर से पीछे हट गया और लगभग जमीन पर गिर ही गया था। जब उसने अंततः खुद को संभाला तो उसका चेहरा, ठुड्डी और कोहनी सब दर्द से जल रहे थे। अचानक हुए इस हमले ने आरव यादव को सुन्न कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी इतनी भयंकर होगी। अच्छा हुआ कि उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी, अगर वह लात उसके चेहरे पर लगती तो उसका हुलिया बिगड़ जाता। आरव यादव ने जल्दी से भीड़ पर नजर डाली और देखा कि हर कोई अभ्यास करना छोड़कर उसे दयनीय नजरों से देख रहा था। ओह तेरी की! आरव यादव को आखिरकार समझ आ गया कि इस महिला के आसपास कोई क्यों नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे कोई समस्या थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि हर कोई उससे डरता था और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हे भगवान! आखिरकार उसने एक लड़की से संपर्क किया था, लेकिन वह इस गलत तरीके से इतनी अद्भुत क्यों निकली? माला चावला, आखिरकार वह लड़ने में बहुत माहिर थी, लेकिन आरव यादव उन लोगों में से नहीं था जो अपना अपमान सह लें। माला चावला के हमले के बाद वह तुरंत क्रोधित हो गया। अगर उसने इस स्थिति को नहीं सुधारा तो बाद में यह अपमान असहनीय होगा। ओह, मुझे बहुत खेद है मिस्टर आरव यादव। माला चावला ने झूठी माफी मांगी। मुझे अपराधियों को काबू करने की इतनी आदत हो गई है कि मेरा हाथ थोड़ा भारी पड़ गया, कृपया गुस्सा न हो। अब तुम मुझे निकलो गर्दन की जकड़ क्यों नहीं सिखाते? रुको! आरव यादव ने तुरंत एक योजना बनाई। अपने गुस्से को दबाते हुए वह मुस्कुराया और बोला, माला चावला, वास्तव में मेरे पास भी एल्बो लॉक तोड़ने का एक तरीका है। क्या तुम्हें विश्वास है? ओह, क्या ऐसा है? माला चावला ने अपनी आंखें घुमाई और पहले से ही आरव यादव के हमले से सावधान हो गई। क्यों न मैं तुम पर हमला करूं? आरव यादव ने इशारा किया। तुम मेरी कोहनियों को लॉक कर सकती हो और देख सकती हो कि क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं, कैसा रहेगा? जरूर। माला चावला कुशल थी और यह जानती थी, इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरी और तुरंत तैयार हो गई। आसपास के जांचकर्ताओं को अब अभ्यास की कोई परवाह नहीं थी और हर कोई आसपास जमा हो गया। वे मुख्य रूप से निडर आरव यादव को पिटते हुए देखना चाहते थे। सावधान रहो, मैं आ रहा हूं। आरव यादव ने माला चावला के चेहरे पर मुक्का मारा। माला चावला ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे एक मजबूत एल्बो लॉक में जकड़ लिया। माला चावला ने जानबूझकर जोर से नीचे दबाया, जैसे आरव यादव का हाथ ही तोड़ देना चाहती हो। अगर वह उसे नहीं भी तोड़ती तो भी वह आरव यादव को दया की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहती थी। लेकिन माला चावला ने आरव यादव की क्षमता को कम आंका था। जैसे ही आरव यादव की कोहनी रुकी, उसने माला चावला के पैरों को जोर से कुचल दिया, स्टॉम्प्ड। माला चावला की पकड़ ढीली हो गई और आरव यादव ने अपना सिर पीछे की ओर जोर से माला चावला के सीने पर दे मारा। इस झटके से वह कुछ कदम पीछे लखा गई और लगभग गिरते गिरते बची। आह! दर्शक हैरान रह गए और लगभग चिल्ला उठे। आरव यादव भी बहुत शक्तिशाली था। कुचले जाने के कारण माला चावला के पैर सूज गए थे और उसका सीना भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बिखर जाएगा। आया, आया! आरव यादव अभिनय करने में माहिर था। उसने माफी मांगने के लिए अपने हाथ जोड़े। मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब रुकना है। मिस माला चावला, आपको मेरी चाल कैसी लगी? मैं इसे पिग फीट स्टॉम्प, सूअर के पैर की कुचल कहता हूँ। पिग फीट स्टॉम्प वाली बात सुनकर भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। माला चावला का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव यादव ऐसी बेशर्म तकनीक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन माला चावला भी एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। उसने शांत रहने का नाटक करते हुए कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मिस्टर आरव यादव, मेरे पास अभी भी एल्बो लॉक तोड़ने की एक आखिरी तकनीक है जिसका मैंने उपयोग नहीं किया है। क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत रखते हो? ठीक है। आरव यादव को कोई डर नहीं था और उसने उसे शुरू करने का इशारा किया। माला चावला को अब बातचीत की कोई परवाह नहीं थी और एक ही कदम में वह आगे बढ़ी और अपना हाथ उठाया।
लेकिन शर्मिंदा माला चावला के मन में पहले से ही एक योजना थी। उसकी योजना आरव यादव को अपनी कलाई पकने देने की भी नहीं थी। जैसे ही आरव यादव ने उसका हाथ पकने के लिए हाथ उठाया, उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींच ली, फिर अपना पैर उठाया और आरव यादव के पेट पर लात मार दी। आरव यादव भी समान रूप से तैयार था। उसने माला चावला की योजना का अंदाजा लगा लिया था और उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों की योजनाएं सफल रहीं। माला चावला की लात सीधे आरव यादव के पेट पर लगी और आरव यादव ने सफलतापूर्वक माला चावला के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। माला चावला की प्रतिक्रिया देने की गति बहुत तेज थी। जैसे ही आरव यादव उसे मारने वाला था, उसने झटके से अपना सिर झुका लिया और आरव यादव केवल उसके कान पर ही वार कर पाया। डिंग! जैसे ही आरव यादव का हाथ उसके मशरूम जैसे बालों से टकराया, उसका एक सफेद इयररिंग हवा में उड़ गया, जिससे माला चावला के गाल पर खून का निशान बन गया। आरव यादव की प्रतिक्रिया का समय भी अच्छा था। जब उसके पेट पर लात पड़ने वाली थी, तो उसने अपना शरीर इस तरह घुमाया कि माला चावला की लात केवल उसकी जांघ पर लगी। हालांकि माला चावला की टांग बहुत शक्तिशाली थी और उसकी लात ने आरव यादव को दर्द से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया और वह अपनी जांघ से हिलाने लगा। आरव यादव ने माला चावला के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी हड्डियां चटकाईं। माला चावला की ताकत के बारे में जानने वाले एजेंट सभी घबरा गए और जल्दी से पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं वे भी इसकी चपेट में न आ जाएं। आरव यादव भी आग बबूला था और एक गुस्से वाले सांड की तरह घूर रहा था। कॉमरेड आरव यादव, कॉमरेड माला चावला, दोनों ने एक ही समय में कहा, मेरे पास इसे तोड़ने के और भी तरीके हैं, क्या तुम तैयार हो? दिखाओ अपना दम, दोनों चिल्लाए और आपस में भिड़ गए। इस बार किसी को एल्बो लॉक या पकड़ने की तकनीकों की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने चारों अंगों का उपयोग करते हुए अपने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन किया और जीवन मरण की लड़ाई शुरू कर दी। माला चावला एक पेशेवर थी, इसलिए शुरुआत से ही उसका पला भारी था और उसने अपनी लंबी टांगों से आरव यादव को जल्दी जल्दी कुचलाते जद दी। हालांकि आरव यादव के पास माला चावला की तुलना में अधिक व्यावहारिक अनुभव था। उसने देखा कि माला चावला की मार्शल आर्ट क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए उसने जवाबी हमला न करने का फैसला किया, बल्कि जब भी संभव हो उसे गले लगाने और पकड़ने की कोशिश की। इससे न केवल उसे लात मारने के लिए मिलने वाली जगह कम हो जाती, बल्कि उसे उस खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी को छूने का मौका भी मिल जाता। हालांकि माला चावला केवल अपनी टांगों के इस्तेमाल में ही माहिर नहीं थी। उसने जूडो सीखा था और आरव यादव के साथ गुत्थम गुत्था होने के बाद उसने आसानी से आरव यादव को जमीन पर पटक दिया। माला चावला के प्रहार बेहद हिंसक थे। जैसे ही आरव यादव जमीन पर गिरा, उसने तुरंत उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। आरव यादव केवल अपनी बाहों से अपना बचाव ही कर सका। फिर भी आरव यादव को माला चावला पर एक फायदा था। वह मुंह के खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुंह के पने से वह उत्तेजित हो गया और उसने वास्तव में बचाव करना छोड़ दिया। उसने अपने चेहरे पर पने वाले मुक्कों की परवाह नहीं की और माला चावला पर मुक्का तान दिया। कुछ मुक्कों के बाद माला चावला को यह असहनीय लगने लगा। आरव यादव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी दाहिनी टांग घुमाई और माला चावला के सीने पर लात मारी। माला चावला इससे बचने के लिए केवल मुड़ ही सकी थी कि आरव यादव ने उसकी बगल के नीचे लात मारी, जिससे वह हवा में उछल गई और फिर जमीन पर जा गिरी। आह! माला चावला उठी और आरव यादव की ओर एक और लात चलाई। आरव यादव ने स्थिति का फायदा उठाते हुए उसका दाहिना पैर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। माला चावला ने अपने बाएं पैर से आरव यादव को मारकर दूर धकेल दिया, लेकिन उसके दाहिने पैर का जूता आरव यादव ने पहले ही पकड़ लिया था। उसकी पैंट भी काफी नीचे खींच गई थी और उसके अंडरवेयर दिखने लगे थे। आह! माला चावला पागल हो रही थी। उसने 2 और लातें मारी और आरव यादव को लुकने पर मजबूर कर दिया। प्रशिक्षक को चिंता हुई कि कहीं कोई मारा न जाए और वह जल्दी से माला चावला को रोकने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि माला चावला, जो पहले से ही मारने के जुनून में थी, ने बिना सोचे समझे प्रशिक्षक को मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। प्रशिक्षक हवा में उड़ता हुआ रिंग की बाट के नीचे जा गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। जब प्रशिक्षक बेहोश था, तब कुछ और लोगों ने आरव यादव को रोकने की कोशिश की। वे आरव यादव को दूर खींचना चाहते थे और इस युद्ध को रोकना चाहते थे। कौन जानता था कि आरव यादव भी मारने के जुनून में था। उसने पागलों की तरह अपनी बाहें घुमाई और लोगों के एक बड़े समूह पर हमला कर दिया। वहां रखी लंबी बेंच टूट गई और वाटर डिस्पेंसर भी क्षतिग्रस्त हो गई। पानी का कंटेनर फट गया और पानी हर तरफ बहने लगा।
आरव यादव एक समुद्री ड्रैगन की तरह माला चावला की ओर झपटा। माला चावला लगभग फट पड़ी और आरव यादव की ओर एक भयंकर बाघिन की तरह दहाड़ते हुए बढ़ी। ये मुकाबला एक ड्रैगन और टाइगर के बीच की लड़ाई जैसा था। दूर दूर तक उनकी दहाड़ें सुनी जा सकती थीं और दोनों ने अपने सभी विशेष कौशल का प्रदर्शन किया था, कुछ भी छिपा नहीं रखा था। लड़ाई के चरम पर ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन कांप रही हो। आरव यादव पहले ही पागल हो चुका था। उसने माला चावला की लातों से छिपने की कोशिश नहीं की, उसे लात मारने दिया जबकि वह माला चावला के चेहरे पर मुक्के मारता रहा। हालांकि माला चावला ने अपनी बाह से बचाव किया, लेकिन जबरदस्त बल के कारण उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। आरव यादव ने फिर से प्रहार किया, लेकिन माला चावला शांत रही और पीछे की ओर लुककर आरव यादव की मुट्ठी से बचने में सफल रही। इसके बाद माला चावला अपने पैरों पर खड़ी हुई और एक सुंदर स्पिनिंग किक मारी। वह लात जोश से भरी थी और इसके कारण आरव यादव घूमने लगा, भले ही उसने बचाव के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया था। माला चावला खुश हो गई। उसने तुरंत अपनी टांग मोड़ी और आरव यादव के बट पर जोर से लात मारी। आरव यादव ने अपना कूल्हा पका और कुछ मीटर ऊपर उछल गया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बदल गई। भाग में जाओ। माला चावला ने दांत पीसे और अपनी टांग फिर से उठाई। उसने आरव यादव की पीठ पर जोर से लात मारी और आरव यादव मुंह के बल गिर पड़ा। आरव यादव को जमीन पर भारी पड़ते देख माला चावला को लगा कि उसने लेने की क्षमता खो दी है। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और एक और शक्तिशाली लात मारी। ऐसा लग रहा था कि उसका तब तक रुकने का कोई इरादा नहीं था जब तक कि आरव यादव कम से कम आधे साल के लिए अस्पताल न पहुंच जाए। हालांकि आरव यादव के पलटवार के इरादे ने उसे चौंका दिया। उसकी 2 लातों के बाद आरव यादव मुड़ा और खड़ा हो गया, फिर अपने हाथों से माला चावला की जांघों को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उसे कुश्ती की तरह पका और माला चावला को जमीन पर दबा दिया। दोनों जमीन पर 69 की स्थिति में कुश्ती लेने लगे। जमीन पर पड़ा साफ पानी धूल के साथ मिलकर कीचड़ बन गया था और उन दोनों पर चिपक गया था। वे मिट्टी की मूर्तियों की तरह लग रहे थे। माला चावला ने फ्री स्पैरिंग की लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया, आरव यादव को अपनी दोनों टांगों से जकड़ लिया। आरव यादव ने सिजर लेग्स का उपयोग करके जवाबी हमला किया और माला चावला को पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनके पास केवल उनकी मुट्ठियां बची थीं। वे एक दूसरे पर पागलों की तरह मुक्के बरसा रहे थे, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत कसकर बंधे हुए थे। गुस्से में आकर माला चावला ने अपना मुंह खोला और आरव यादव की पिंडली पर काट लिया। उसका काटना इतना क्रूर था कि उसने लगभग उसका मांस ही नोच लिया। आरव यादव दर्द से चिल्ला उठा। हालांकि उसने भी तुरंत अपनी क्रूरता दिखाते हुए अपना खून से सना मुंह खोला और काट लिया। चून की दोनों विपरीत दिशाओं में एक साथ जके हुए थे, आरव यादव ने माला चावला के बट पर काट लिया। उसका कूल्हा कोमल था और माला चावला ने चिकने कपड़े के स्पोर्ट्स वियर पहने थे, इसलिए आरव यादव केवल स्पोर्ट्स वियर को ही काट पाया। उसने थूका और जल्दी से एक सांप की तरह ऊपर बढ़ा जब तक कि वह माला चावला की जांघ के पास नहीं पहुंच गया और वहां फिर से काट लिया। माला चावला के मुंह से चीख निकल गई और उसने आरव यादव की टांग पर काट लिया। आरव यादव की चीख और तेज हो गई। घबराकर उसने अपना सिर नीचे किया और एक बार फिर काटा। आरव यादव माला चावला से भी बदतर था। उसके दोनों काट एक ही जगह पर थे और माला चावला पूरी तरह से कांप रही थी। दोनों काटना जारी रखना चाहते थे, लेकिन संघर्ष के बाद उनके शरीर वास्तव में थोड़े अलग हो गए। चूंकि दोनों ही युद्ध के विशेषज्ञ थे, इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी टांगों से वार किया। परिणामस्वरूप उन दोनों की टांगें एक दूसरे के पेट पर लगी और वे दोनों कलिंग स्टोन्स की तरह फिसलकर दूर चले गए। किनारे पर खड़े एजेंट सभी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया, जैसे वे उन्हें हथकड़ी ही पहनाना चाहते हों। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी मूर्खतापूर्ण चीज कभी नहीं देखी। पुलिस अकादमी के अनुशासन विभाग में प्रशिक्षण की देखरेख करने वाले विभाग प्रमुख लीडर कुलकर्णी ने मेज थपथपाते हुए दहाड़ लगाई। तुम दोनों, तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या कहूँ? क्या तुम लोग बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? मेज के दोनों सिरों पर आरव यादव और माला चावला खड़े थे, दोनों धूल से सने हुए और चोटिल थे। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे ब्रांच ऑफिसर्स में फोन करने जा रहा हूँ और देखूंगा कि तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं। विभाग प्रमुख इतने गुस्से में थे कि उनके बाल खड़े हो गए थे। यह क्या है? तुम लोगों को मानद दर्जा प्राप्त है। खुद को देखो, तुम दोनों में और गुंडों में क्या फर्क है? जैसे ही एक दूसरे की बात पसंद नहीं आए, मुक्के उठा लिए।
क्या तुम पुलिस अकादमी को भी अपने साथ ले डूबना चाहते थे? विभाग प्रमुख अभी भी उन दोनों को डांट रहे थे, लेकिन यादव और चावला ने एक शब्द भी नहीं सुना। वे दोनों अभी भी कार्यालय में एक दूसरे को घूर रहे थे, आंखों से जैसे खंजर चला रहे हों। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी भी लगना चाहते हों। आप दोनों इसी विभाग के पुलिस अधिकारी हैं। लीडर कुलकर्णी ने मेज थपथपाते हुए उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की। क्या हम थोड़े और प्रोफेशनल नहीं हो सकते? कुश्ती का एक अच्छा भला सबक इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? अचानक उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा। अरे, क्या तुम लोगों ने मुझे सुना भी? अभी भी मन नहीं भरा? मिस्टर आरव यादव, माला चावला ने लीडर कुलकर्णी के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी उंगलियां चटकाते हुए उग्र स्वर में बोली, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना देखते ही जान से मार दूंगी। तस्क तस्क, लीडर कुलकर्णी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और बोलने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक तेज पाक की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा कि आरव यादव ने अपने हाथों में कांच का कप इतनी जोर से भींचा था कि वह चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए। भाग में जाओ, तुम्हें लगता है मैं डरता हूँ? आरव यादव ने अपना सिर टेढ़ा किया और हठपूर्वक बोला, मेरा भी यही कहना है। देखते ही खत्म। दोनों ने अपना सिर पीछे की ओर झटका और गुस्से में दफ्तर से बाहर निकल गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनमें से किसी ने भी प्रशिक्षण शिविर के उस बेचारे सबसे बड़े अधिकारी की ओर देखा तक नहीं। मम्मा, लीडर कुलकर्णी गुस्से से लगभग पागल हो गए और कांपते हुए बोले, ठीक है, बस बहुत हुआ, ये दोनों पागल हैं। उस रात पुलिस अकादमी के एक छात्रावास से आरव यादव की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। योगेश कालरा और वसीम खान आरव यादव की अनगिनत चोटों और घावों में मदद कर रहे थे, कहीं सैनिटाइजर लगा रहे थे तो कहीं दवा। दर्द के कारण आरव यादव लगातार कराह रहा था। वह वास्तव में काफी घायल था। नियमों के अनुसार उसे निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन आरव यादव को जाने में इतनी शर्म आ रही थी कि उसने हॉस्टल में ही इलाज कराने की जिद की। दोनों दोस्त दवा लगाते समय उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे, उसे वीरों का वीर कह रहे थे। माला चावला जैसी भयंकर लड़की से बराबरी की टक्कर लेना बाकी पुरुष प्रशिक्षुओं के लिए गर्व की बात थी। लेकिन आरव यादव ने मुड़कर वसीम खान को डांटा और पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि माला चावला इतनी खतरनाक है। अगर उसे पता होता तो वह उसे परेशान ही क्यों करता। आरव यादव ने अपने कूल्ही को सहलाया। वह लात जिसे ब्रेकिंग द आयरन गेट कहा जाता था, उसे महसूस करा रही थी कि वह अपाहिज हो जाएगा। आरव यादव के दर्द भरी चीखों के बीच अचानक सिस्टम शुरू हो गया। सिस्टम को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी और उसने सीधे तौर पर बताया कि उसके एडवेंचर की कंप्लीशन रेट मात्र 51% थी। इतनी कम दर ने आरव यादव को संदिग्ध बना दिया। शायद इससे पहले कि वह ठंड के भीतर पानी जैसी किसी चीज से मिल पाता, माला चावला ने हस्तक्षेप कर दिया था। यदि माला चावला न होती तो शायद उसके लिए कोई और बड़ा रोमांच इंतजार कर रहा होता। उसने गुस्से में सोचा, सत्यानाश हो, उस मूर्ख माला चावला ने मेरा एडवेंचर खराब कर दिया। लेकिन 51% पर भी सिस्टम ने उसे एक इनाम दिया। जाहिर है, जब तक पूर्णता दर आधे से अधिक रहती है, उसे इनाम मिल सकता है। ये 60% नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। उसे जो वस्तु मिली वह थी इनविजिबल नाइट विजन। इस वस्तु के साथ वह अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकता था और यह 1 घंटे तक प्रभावी रहती थी। वाह, ये चीज बुरी नहीं है। आरव यादव उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अगर इस चीज का इस्तेमाल अदृश्य टेलीस्कोप के साथ किया जाए तो क्या वह एक दिव्यताक झांक करने वाला नहीं बन जाएगा? जैसे ही उसका ध्यान माला चावला की ओर गया, आरव यादव फिर से गुस्से में आ गया। उसने अपने दांत पीसे और मन ही मन सोचा, मूर्ख माला चावला, बस इंतजार कर, बाद में अगर मुझे पता चल गया कि तू कहाँ रहती है तो मैं नाइट विजन के साथ टेलीस्कोप का इस्तेमाल करूंगा और तुझे नहाते हुए देखूंगा। अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर सका तो ही। अरे आराम से भाई। आरव यादव अभी भी अपनी कामुक सोच में डूबा था, लेकिन योगेश कालरा के भारी हाथों वाले इलाज की वजह से उसके मुंह से कुत्ते जैसी चीख निकल गई। प्रशिक्षण के 5वें दिन समापन समारोह था। इसके खत्म होते ही पुलिस प्रशिक्षण का ये सत्र समाप्त हो जाना था। आरव यादव मूल रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि माला चावला उस पर हंस सकती है, उसने हठपूर्वक शामिल होने का फैसला किया। हालांकि आरव यादव वहां था, लेकिन माला चावला नहीं थी। आरव यादव गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सका।
उसने खुशी खुशी सोचा, कैसा लगा? देखते ही मार दूंगी, तुम तो बस बातें बनाना जानती हो। अब सामने आने में डर लग रहा है। समारोह के अंत में आरव यादव ने खुशी खुशी सबके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं, लेकिन उसका चेहरा टमाटर की तरह सूजा हुआ था और उसे पहचानना मुश्किल था। भले ही प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, लेकिन कई प्रशिक्षु दूर की शाखाओं से आए थे, इसलिए पुलिस अकादमी के कैफेटेरिया ने उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। चूंकि आरव यादव और उसके दोस्त स्थानीय शाखाओं से थे, इसलिए वे प्रशिक्षण के बाद वापस जा सकते थे। आरव यादव वसीम खान और योगेश कालरा को प्रशिक्षण की समाप्ति और माला चावला पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक रेस्तरां में ले जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, वसीम खान का फोन बज उठा। जाहिर तौर पर उसकी पत्नी ने उससे कुछ कहा था और वसीम खान ने तुरंत विदा ली और घर चला गया। इसके तुरंत बाद योगेश कालरा का फोन भी बजा। उसकी मां ने उसके लिए नूडल्स बनाए थे और उसका इंतजार कर रही थी। योगेश कालरा ने आरव यादव को साथ चलने का न्योता दिया, लेकिन आरव यादव को अपने वर्तमान हुलिये पर शर्म आ रही थी और उसने मना कर दिया। अपने दोनों दोस्तों के चले जाने के बाद आरव यादव ऊब महसूस करने लगा और बस रात के खाने के लिए कैफेटेरिया चला गया। चूंकि वह अकेला था, इसलिए बाहर खाने से बेहतर कैफेटेरिया में मुफ्त में खाना ही था। लेकिन दुनिया कितनी छोटी है। आरव यादव ने बैठने के लिए अभी एक अच्छी जगह चुनी ही थी कि उसने नजर उठाए और देखा कि माला चावला वहां बैठी ठूस ठूस कर खाना खा रही थी। जाहिर तौर पर माला चावला की हालत भी आरव यादव से बेहतर नहीं थी। उसका एक गाल बहुत सूजा हुआ था। खाते समय भी वह दर्द से मुंह बना रही थी। उसकी पहले की शानदार खूबसूरती लगभग गायब हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखा, उनके बीच की जगह जैसे जम सी गई। पूरे 10 सेकंड तक घूरने के बाद आरव यादव ने पहले प्रतिक्रिया दी। आरव यादव के होंठ फफड़ाए और उसने कुछ शब्द निकाले, हे, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? देखते ही मार दूंगी। माला चावला ने सिर हिलाया, फिर पूछा, और तुमने? आरव यादव ने भी सिर हिलाया। जैसे ही आरव यादव ने सिर हिलाया, माला चावला ने अपनी प्लेट उठाई और आरव यादव के चेहरे पर दे मारी। आरव यादव ने भी अपनी प्लेट उठाई और वापस उस पर फेंक दी। धूम कदक, खाने की प्लेटें उड़ने लगीं, साथ ही सब्जियां और चावल भी। दोनों पहले से ही मेज के ऊपर थे और हर तरफ मुंह चल रहे थे। विशाल कैफेटेरिया में अचानक हंगामा मच गया और आरव यादव तथा माला चावला की युद्ध जैसी चीखें गूंजने लगी। आरव और माला की यह अनूठी दुश्मनी अब किस मोड़ पर जाएगी?